ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस करना है और कॉपी में डेट वेट डाल दो अपने हिसाब से। इस वाले सेक्शन में जो हम रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस करते हैं, इसमें नियम संख्या फर्स्ट, किताब मॉड्यूल आप नहीं पढ़ सकते, ऑप्टिक्स में नहीं पढ़ना है आपको किताब मॉड्यूल जब तक बोला ना जाए, तो इसको पढ़ना नहीं है किताब से, मतलब लेक्चर के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, सिर्फ यहीं से बात होगी, सिर्फ यहीं से समझेंगे, सारा खेल यहीं पे चलेगा। हेडिंग डाल दिया, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। ठीक है भाई, अरे भाई आराम से रहे, थोड़ा घूमने टहलने भी तो दो। हाँ, जमासी करा, अरे यार एक मिनट, रेंज मेरा यहाँ से यहाँ तक है, अब ठीक है। हाँ, इसमें एक फार्मूला आज आने वाला है और ये फार्मूला तुमको याद करना है। ये फार्मूला एकदम से कंठस्थ होना चाहिए और वो फार्मूला ये है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, एकदम से, मतलब बिना किसी इफ़ बट के साथ ये पूरा का पूरा मुझे कंठस्थ होना चाहिए, बिना किसी इफ़ बट के साथ। फटाफट लिखते चलो साथ साथ, फटाफट लिखते चलो। μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। इसी को बेस मानेंगे और सारा का सारा काम करेंगे, इसी को बेस मान के करेंगे सारा काम। आज से ये जो सेक्शन चल रहा है, ये सेक्शन बड़ा कन्फ्यूजिंग है पहली बात तो, लेकिन आप तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चे 4 मिनट 5 मिनट लगाते हैं, उसको आप 30-35 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर दो। लेंस की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तुमने क्वेश्चन देखा होगा कि लेंस को पानी में डुबो दिया, फिर पूछते हैं इमेज कहाँ बनेगी, है ना। वो कॉम्प्लेक्स लगता है अगर लेंस मेकर्स फार्मूला टाइप की चीज़ें पढ़ते हैं तो। हम उन सबको अवॉइड करते हैं, इसीलिए इस फार्मूले को बहुत रिस्पेक्ट के साथ इसको पढ़ते हैं। एकदम से याद कर लेना, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। यहाँ पे लड़ाई है μ1 μ2 कौन है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अब देखो v/u/r सबके साइन हो सकते हैं, तो पहली बात इनका साइन होगा तो साइन के साथ रखेंगे। अच्छा, म्यू का कोई साइन नहीं होता, म्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन μ2 और μ1 कौन है ये पता होना चाहिए। तो लिखो रिफ्रैक्शन के बाद, तेज़ लिखो थोड़ा, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। सही है। अच्छा, तुमने सुना होगा कि जब हम साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं तो सारे डिस्टेंस को कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से, और एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। ये साइन कन्वेंशन है, बेसिक है, आना चाहिए, लिख लो। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, all distances are measured from pole and direction of energy flow is taken as positive. Direction of energy flow is taken as positive. सही है। अब देखो इसको आराम आराम से समझो। जैसे पहला क्वेश्चन, ये इस तरह का कोई सरफेस है, ये इस तरह का कोई सरफेस है, इसके एक तरफ अलग म्यू और दूसरी तरफ अलग म्यू। ये क्या है, लेंस है, मिरर है, क्या है ये कुछ नहीं है, ये कोई भी जनरल कर्व सरफेस है। ये लेंस मिरर कुछ भी नहीं है, बस इस तरह का कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस है जिस पे लाइट जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा। देखो लाइट जब किसी सोर्स से निकालते हैं ना, तो लाइट में एक साथ 9 फिनोमेना होते हैं, 9 बातें लाइट में एक साथ होती है। लाइट निकला 9 बातें हो जाएंगी। जैसे इंसान पैदा होता है तो सारे ऑर्गन साथ लेके आता है, नहीं लेके आता है तो उसको गड़बड़ हो जाता मामला। लाइट निकलेगी तो सारे के सारे फिनोमेना होंगे एक साथ। वो फिनोमेना कौन कौन से हैं, वो फिनोमेना होते हैं RRR, डेड, IPS।
शॉर्ट में है, मैं ऐसे याद करवा देता हूँ, लिख दूँ एक बार। लाइट के सारे फिनोमेना, ट्रिपल आर डेड आईपीएस, ट्रिपल आर डेड आईपीएस, नाम से क्लियर है। देखो कैसे, आर का मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ये आर रिफ्लेक्शन तो ये रिफ्रैक्शन, ये डिस्पर्सन, एब्जॉर्प्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग, ये बात है। दिस इज कॉल्ड फिनोमेना ऑफ लाइट। अब याद इतना सारा एक सीरीज में होगा नहीं, इसलिए मैं इसको 3 टुकड़ों में याद करवाता हूँ। ट्रिपल आर डेड आईपीएस, एक डी डिस्पर्सन है और एक डी डिफ्रैक्शन है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। लाइट किसी सोर्स से निकलते ही उसमें 9 चीज़ें होती हैं। अच्छा, इन्हीं 9 में से कुछ पार्टिकल नेचर के कारण होता है और कुछ वेव नेचर के कारण होता है। जैसे अभी चैप्टर में चल रहा है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लाइट का सीधी लाइन में चलना, ये तीनों के तीनों इसके पार्टिकल नेचर हैं। लेकिन तुमको पता है पोलराइजेशन हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? वेव में। डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, यंग्स डबल स्लिट सिंगल स्लिट वाला सेक्शन, वहाँ वो भी ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, मतलब वो सब वेव फिनोमेना है। तो लाइट में 2 तरह के फिनोमेना होते हैं, इसीलिए लोग इसको कहते हैं कि चलो भाई लाइट में दोनों नेचर है, डुअल नेचर। फिर ईएम वेव आता है वहाँ से। अभी फ़िलहाल लाइट का पार्टिकल और वेव नेचर इसी में से आता है। अब लाइट जब निकालते हो, लाइट किसी सरफेस पे पड़े तो उसका कुछ पोर्शन लाइट का एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ रिफ्रैक्ट होगा, कुछ में इंटरसेप्ट, मतलब सारे फिनोमेना एक साथ होंगे, सारे फिनोमेना एक साथ होंगे। डिफ्रैक्शन का नाम सुना है तुमने? डिफ्रैक्शन मतलब डिफ्रैक्शन मतलब होता है, तुमने सुना होगा यंग्स सिंगल स्लिट डबल स्लिट पढ़ा उधर, सिंगल स्लिट वाले में डिफ्रैक्शन आता है, फ्राउनहोफर। डिफ्रैक्शन मतलब एक वेव फिनोमेना है, किसी भी बेंडिंग मतलब किसी भी ऑब्स्टिकल से लाइट का बेंट होना डिफ्रैक्शन है। साउंड में भी हो सकता है डिफ्रैक्शन वगैरह की प्रॉपर्टी, सुपरपोजिशन वगैरह सुना है तुम? अच्छा, तो ये सब वेव की जो पढ़ेंगे ना वेव, तो तुम देखना वेव मोशन में जितना चीज़ तुम पढ़ोगे साउंड के बारे में, वेव ऑप्टिक्स में उतनी ही चीज़ पढ़ी जाती है लाइट के बारे में, मतलब अलग अलग स्टाइल में। इंटरफेरेंस का नेचर दोनों में होता है, तो तुमने इंटरफेरेंस दोनों चैप्टर में देखा होगा, 11th में भी पढ़ते हैं और 12th में। पोलराइजेशन, लाइट स्पेशल फिनोमेना। स्कैटरिंग, बिखर जाना, है ना, पढ़ते हैं ना स्कैटरिंग। उसके बाद से डिस्पर्सन, प्रिज्म लगाते हो तुम, प्रिज्म लगाते हैं, डिस्पर्सन सिखाते हैं। अच्छा, एब्जॉर्प्शन, लाइट का एब्जॉर्ब हो जाना। और अगर मान लो इस आर का मतलब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन है, तो इसमें ये होता है लाइट का सीधी लाइन में चलना। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कब तक? जब तक तुम मीडियम ना बदलो, यानी कि जब तक मीडियम होमोजीनियस है, मतलब एक ही मीडियम है, तब तक लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। मीडियम बदलते ही बाउंड्री पे आके लाइट बेंट हो जाती है। इसीलिए दिखाते हैं ना कि लाइट मान लो वाटर से एयर में गया तो बेंटिंग करते हैं। तुमने सुना होगा रेडर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर टू रेडर अवे फ्रॉम नॉर्मल, 10th क्लास। तो ये कुछ लाइट के फिनोमेना है जो इसमें से बात होती है। तो अभी अब ज़रा सोचो, रिफ्रैक्शन वगैरह जब होना है, अभी तो हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, लाइट आएगी इसमें रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्लेक्ट होने के लिए सेम मीडियम में आना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सरफेस चाहिए हाईली पॉलिश्ड। मैं लाइट दूं, लाइट मेरे पास आ जाए, ऐसा कहाँ होता है? मिरर में, मिरर में। लेकिन तुम्हारे चश्मे के साथ ऐसा नहीं होता है। चश्मा रखोगे तो उसमें लाइट वापस आती तो अपना चेहरा भी देख सकते थे। तो तुम सोचो कि जब लाइट टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए तो ये कहलाता है रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट जब इसको पेनिट्रेट करके पड़ोसी के घर में चले जाए उसको बोलेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। समझ रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है। अब इसी तरह की चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। ये मैंने एक बेसिक बात आपको बता दी। तुमने सुना होगा रेज, रेज सुना है? रेज, लाइट के पाथ को रे कहते हैं। और एक होता है बीम, बहुत सारे रे मिलने से बीम बनता है। रे है तो अकेला हो गया रे, अब सिंगल रे तो निकल नहीं सकता, तो लाइट से बहुत सारे रे निकलते हैं। हम रे डायग्राम जब बनाते हैं तो उसमें 2 या 3 दिखाते हैं, लेकिन 2 या 3 थोड़ी ना निकलते होंगे, बहुत सारे निकलते होंगे। तो कलेक्शन ऑफ रेज को तुम कहते हो बीम।
उसी में से जो नैरो बीम होता है उसको कहते हो पेंसिल, पेंसिल ऑफ लाइट। एक बार पूछा गया था व्हाट इज पेंसिल ऑफ लाइट, तो नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड पेंसिल ऑफ लाइट। ये चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। और दो बात मैंने पहले भी बताई, ऑब्जेक्ट की सही डेफिनेशन क्या है? इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट, इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड रेज का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो कहलाता है इमेज, वो कहलाता है इमेज। तो धीरे धीरे करके बात हम आज बेहतर समझेंगे। एक चीज़ मैं तुमको आज बस याद दिलाता हूँ, एक टर्म आज याद रखना आएगा, रॉड। अभी बताऊंगा इसको। अगर देखो, अगर हमारे पास डाइवर्जिंग अगर हमारे पास रेज हो तो उससे रियल इमेज बनती है। चलो इसको थोड़ी देर के बाद देखें। अभी बस काम की बात, छोटी छोटी बात। पहली बात बताओ, ऑब्जेक्ट का मतलब इंसिडेंट रे का कन्वर्जिंग। अच्छा, जैसा नेचर रेज का वैसे ही नेचर ऑब्जेक्ट या इमेज का। मान लो रेज रियल हुई तो इमेज भी रियल होगी, और मान लो अच्छा रेज रियल हुई तो इमेज रियल होगी, तो रेज कौन सी है? रिफ्लेक्टेड वाली, वो तो देख लेंगे, रिफ्लेक्टेड वाली, क्योंकि रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड से ही इमेज बनाते हैं। खैर उस पर अब आते रहेंगे, ऐसे में तो डूब जाएंगे तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए अब ब्रेक लगाते हैं भाषण को, इस पे आते हैं, इस पे आते हैं। अब समझो, एक छोटा सा सवाल करते हैं, उससे इसको समझेंगे। मान लो ये जो सरफेस दे रखा है इसका, ये किसी न किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, ऐसे ऐसे करके रहा होगा कि नहीं, ऐसे किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, तो हमने बड़े से स्फीयर का छोटा सा पार्ट ले लिया। तो जरा सोचो, इसका ये जो गोला बनता, इसका एक रेडियस होता, उस रेडियस की वैल्यू होती। जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होते हैं तो रेडियस को साइन के साथ लिखते हैं। अच्छा, तो ये रेडियस माना 10 मीटर है, 10 मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, सेंटीमीटर से काम चलाए। रेडियस इसका 10 सेंटीमीटर है। अब लिखो, लैंग्वेज लिखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 50 सेंटीमीटर away from the refracting surface as shown in diagram. अब यहाँ का म्यू दे रखा है 1 और यहाँ का म्यू डैश दे रखा है 1.5, अलग अलग म्यू है दोनों तरफ। ऑब्जेक्ट इज हेयर, find the position of final image। इमेज कहाँ बनेगी ये हमसे पूछ रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। सही है, फॉर्मूला एक ही है, ये मैं करूँगा। फॉर्मूला एक ही है, μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सुनते रहना, अभी तुम कुछ मत करना। ये जो इधर का टर्म लिखा हुआ है, थोड़ी देर के बाद मैं इसका नाम क्या दूंगा? पावर। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, इस टर्म का नाम हो जाएगा पावर। इस टर्म का नाम हो जाएगा पावर, मतलब एक तरीके से ये पावर लिखा हुआ है। तो जैसे इस टर्म का नाम हो जाएगा पावर, मैं भविष्य लिख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद की बात है, तो अब तुम इसको पढ़ोगे डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। सब समझ में आएगा आराम आराम से। डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर, क्योंकि देखो हम पढ़े लिखे हैं, पावर जब भी बोलते हैं तो वहाँ एफ किस में लिया था? मीटर में। तो उस बात को भूलना नहीं, जो फिक्स है वो फिक्स है। डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। फिर आगे थोड़ी देर के बाद तुमको बताऊंगा कि तो अच्छा तुमको बताओ, फ्रीक्वेंसी नाम सुना है तुमने? पढ़ाते तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी है, वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। उसी तरीके से पावर सरफेस की प्रॉपर्टी है, पावर सरफेस की प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करता।
ये बात अभी अजीब लग रही होगी लेकिन सब ठीक हो जाएगा। मैंने लिखा ये पावर जो है ये हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी, सरफेस की। अभी सीखेंगे, आज का टारगेट है कि पावर प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस है। अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी मतलब यहाँ एनर्जी कौन है, लाइट। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर डिपेंड नहीं करेगा, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर डिपेंड नहीं करेगा। कौन, पावर। तो ये आज सारे कुछ आने वाले हैं। और अच्छी बात क्या आने वाली है, इसमें U, V, R सब किसके साथ लिखोगे, साइन के साथ, सब लिखोगे साइन के साथ। अच्छा, साइन का जो नियम है वो तो रहेगा ही सही। क्या नियम है भाई साइन का? साइन का नियम है कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो एनर्जी के फ्लो को, एनर्जी फ्लो को कह लो पॉजिटिव। यह है नियम कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो इज टेकन एज पॉजिटिव। एनर्जी फ्लो में जिधर लाइट जाएगी इंसिडेंट वाली वो क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये μ2 क्या है, μ2, ये μ2 है रिफ्रैक्शन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए वो μ2 है। तो तुम समझ जाओगे, इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। और एक आज का सबसे तगड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, उसके लिए जगह छोड़ा है। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए दैट इज कॉल्ड μ2। फार्मूला बताओ, फार्मूला क्या है? इक्वल्स टू अपॉन आर। एक्चुअली में μ2 माइनस μ1 अपॉन आर कौन है, पावर है। तो जब पावर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। पावर किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस की या मेरी, सरफेस की। तो पावर किस पे डिपेंड नहीं करता, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। मतलब यहाँ पे एनर्जी कौन है, लाइट। तो लाइट के डायरेक्शन, लाइट मैं इधर से टॉर्च जलाऊं या उधर से टॉर्च जलाऊं, जिस सरफेस से लाइट गुजर रही है उस पे उसका मैटर है। किधर से टॉर्च जला रहे उसका मतलब ही नहीं है। मतलब पावर सरफेस की प्रॉपर्टी है, पावर सरफेस की प्रॉपर्टी है। वो किस डायरेक्शन में लाइट उस पर आ रहा है, उस सरफेस पे, उस सरफेस पे लाइट किधर से आ रही है इसका कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता। ठीक है बात? अच्छा, तो ये इसकी कहानी है, छोटी मोटी बातें हैं। अब इसका सबसे पहले मुझे आराम से समझाओगे। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है, इसी के ऊपर बात चलाएंगे। उससे पहले दो तीन बात। सबसे पहले मुझे पहचानो μ2। μ2 कौन है, 1.5। जैसे मैं यहाँ पे, अच्छा ये यहाँ से लाइट लेके जाऊँगा, मान लो लाइट ऐसे गई, ये गई ऐसे। तो भाई अब हमारे पास काम की बात ये है कि ये रहा एनर्जी फ्लो, इस क्वेश्चन में ये रहा एनर्जी फ्लो, मतलब ये डायरेक्शन कहलाएगा पॉजिटिव। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट इसके पास गई है तो μ2 हो जाएगा 1.5, तो जो बचा वही μ1 है। अब अगली लड़ाई होती है R क्या रखना है, अब प्लस या माइनस इसकी बात करनी है। इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा, सोचो। अब उसके पास मान लो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा और ऑब्जर्वर हमेशा कहाँ होगा, पोल पे, और एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में वो जाएगा। मतलब R तक पहुँचने के लिए वो जाएगा एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन में, इसीलिए R यहाँ पे पॉजिटिव का 10 होगा। सही है, सही है। अब बस वैल्यू रखनी है, μ2 है 1.5 अपॉन V मुझे चाहिए, जो चाहिए उसका साइन नहीं पुट करते, माइनस μ1 मेरे पास है 1 अपॉन U बताओ, माइनस, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ है और एनर्जी फ्लो तो उधर था, मुझे ऑब्जेक्ट तक आने के लिए इसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा, इसलिए इसको रखूँगा माइनस का 50 इक्वल्स टू डिफरेंस इन म्यू कितना करूँगा 1.5 माइनस 1 अपॉन आर। क्या अभी आर इन मीटर बोलना सही है? अभी नहीं, क्योंकि पावर की बात तो हो ही नहीं रही, तो सीधा सीधा आर को रख दूंगा 10 सेंटीमीटर। सही है। यहाँ से वी किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। करो देखो, बताओ वी कितना आया, वी कितना आया देखो, प्लस का
देख लो, प्लस का 50, v आएगा प्लस का 50, आया क्या? इस v के प्लस का 50 आने का मतलब है कि इमेज कहीं उधर ही बनी है, क्योंकि उधर का डायरेक्शन पॉजिटिव था। तो v इज प्लस 50 वॉट सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर, प्लस 50 सेंटीमीटर, सही है। अच्छा, अब इसी तरीके से जैसे कुछ क्वेश्चन है, इसमें एक मछली वाला सवाल आता है कि पॉन्ड, हाँ लिखना है, तो वो मिटाऊंगा नहीं, बस इतना मिटाऊंगा, वो नहीं मिटा रहा। इसका तो मिटा दूँ सवाल को। अरे तो इतना स्लो चलोगे? लिखो भाई, लिखो। तो कल से तुम्हें कुछ चाय नाश्ता लेके आऊँ, मतलब बैठ के आराम से खाते पीते रहेंगे एकदम कुरकुरे। रे ऑप्टिक्स में डायग्राम साफ साफ बनाना, लगना चाहिए कि रे जा रही है और किधर जा रही है, सब पता होना चाहिए। सिंगल कलर पेन यूज़ करोगे परेशान हो जाओगे। तुम लेके आए हो एक ही कलर, ब्लू, रेड भी है, पिंक है वो। हाँ, मैं नहीं मिटाऊंगा उसको, करना तो चाहिए, फालतू बात थोड़ी, इस पे गाली थोड़ी लिखूंगा रे। चलो हो गया, चलें समझिए। अभी तक जो बात हुई है वो तो एक डेमो है, असली बात न्यूमेरिकल की यहाँ से शुरू होगी, देखना। देखो, एक वो तुम मछली पालते हैं ना कुछ लोग, गलत बात है, नहीं पालना चाहिए मछली को। तुम सोचो मछली ओपन में जीने की चीज़ है, अब उसको उठा के घर में ऐसे कबूतर जैसे उसको ऐसे टकाक से रख दिया इतने छोटे बर्तन में या इतना छोटा बर्तन में, ये सब काम नहीं करना चाहिए। खुद को सुंदर लगाने के चक्कर में मछलियों का टॉर्चर, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी पेट वेट तुम लोग जो लाते हो, या तो उसको ओपन छोड़ो, ओपन छोड़ो, अब उसको ला के घर में रख दिया, तो ये सब ठीक नहीं। तो कितने लोगों के पास मछली है? तुम लोगों के पास है तुम्हारे पास? तालाब में तो ठीक है, तालाब में तो तालाब कहाँ है, मतलब वो तो खेत में होगा ना, गाँव वाँव ऐसा होगा तो कहाँ? बेडरूम में तालाब है? हाँ तो भाई उस तालाब तो बड़ा होता है यार, तालाब में तो मछली एंजॉय करिए जीवन, बाद में तुम्हारे पेट में जाएगी, तुम एंजॉय करोगे उसको, वो इसलिए अच्छा है, इसलिए पाला गया है। चलिए, अपने अपने स्वाद की बात है। चलिए, उसी तरीके से, इस तरीके से ऐसा, ये जो शेप देख रहे हो एक्चुअली में ये बड़ा सा एक पूरा ऐसा था, कर्व शेप था पूरा बड़ा सा। अब तुम बोलोगे तो बना दूंगा, लेकिन काम इससे भी चल जाता। जैसे ये क्या था, ये कुछ ऐसा था, इसमें से इतना पोर्शन हटा, ये देखो, अब समझ में आ रहा होगा। ऐसा था, एक पॉट है, इस पॉट के कुछ इस तरीके से इसके पार्टीशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से। अब इस पॉट में हमने यहाँ पे एक फ़िश रखा, ये फ़िश है जो तुम देख पा रहे हो, ये फ़िश है, और इस तरीके से कहानी इसकी बनेगी। तरीके से बात समझिए। अब सवाल को पहले लैंग्वेज लिख लो, लिखो तो। कंसीडर अ फिश इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट पॉट। कंसीडर अ फिश इनसाइड अ ट्रांसपेरेंट पॉट of radius 10 centimeter, radius 10 centimeter. Fish is 4 centimeter away from the center.
मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो पोजीशन है इसका यहाँ से 4 सेंटीमीटर, मतलब सेंटर, मतलब तुम भावनाओं को समझ रहे हो ना, यहाँ रखूँगा दिखेगा नहीं बढ़िया, इसलिए थोड़ा नीचे रख लिया उसको। 4 सेंटीमीटर फ्रॉम हेयर, ये पोजीशन से 4 सेंटीमीटर दूर मछली को ऐसे करके रखा गया है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि इफ ऑब्जर्वर इज शोन इन द डायग्राम, ये ऑब्जर्वर है, बड़ी सी आंखें, इफ ऑब्जर्वर इज शोन इन द डायग्राम, find the position of image, find the position of image। ऑब्जर्वर कहाँ पे है? एयर में है। और मछली, अब मछली है तो भाई पानी होगा, मछली बोला है, इसमें नहीं कि इसका म्यू कितना लें, पानी है, पानी का म्यू कितना होता है? 4/3। अंदर पानी भरा हुआ है, ये पानी है, पूरा पानी है, और इसका जो म्यू है ये है 4/3, और ऑब्जर्वर बाहर से देख रहा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे, तुमने ग्लास में मछली को रखा, मछली को बाहर से देख रहे, वाह कैसा है ऐसा। अब आपको बतानी है इमेज का फॉर्मेशन कहाँ कैसे होगा, करिए। साथ साथ करें क्या इसको? सोचो साथ साथ, मेरे साथ साथ सोचो। मैं ऑब्जर्वर हूँ यहाँ पे, मैं मछली को कब देखूँगा? मुझे मछली को देखना है, तो मछली को देखूँगा जब लाइट टकरा के मेरी आँखों में आए, यानी कि कहानी कुछ ऐसी बने, ये लाइट है, ये टकरा के मेरी आँखों में जब आए तब मैं मछली को देखूँगा। मतलब ऑब्जेक्ट कौन है? मछली। यानी कि आप समझिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है फिश। अब लड़ाई दो होती है, एक तो मैं μ2 किसको लूँ और μ1 तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा। μ2 रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में आए वो μ2 है, यानी कि μ2 एयर है और ये 1 है, तो μ1 हो जाएगा 4/3। अब लड़ाई है u कितना लें और r कितना लें। अब मैं तुमको एक बात बताता हूँ, सारा खेल तो इसी सरफेस का है, सोचो सारा कुछ तो इसी सरफेस का होगा, यही सरफेस मेरे काम का है, यही सरफेस मेरे काम का है, सारा कुछ इसी सरफेस पे हो रहा होगा। यानी कि मेरा ऑब्जर्वर जो होगा वो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, वो पोल पे यहाँ पे खड़ा है। अब देखना एनर्जी का फ्लो ऐसे है, ये है इसके एनर्जी का फ्लो, ये रहा डायरेक्शन, एनर्जी का फ्लो ये है। एनर्जी का फ्लो जिधर होता है उधर पॉजिटिव होता है। ऑब्जर्वर यहाँ से ऑब्जेक्ट तक पहुँचेगा, दूरी कितनी लेगा वो? 6 सेंटीमीटर। सोचो क्योंकि टोटल 10 है, टोटल 10 है, तो ये 6 सेंटीमीटर लेगा एंड दैट इज़ द u। तो u विल बी टेकन एज -6, u होगा -6। किसी को दिक्कत है तो बताइए, u -6 में समस्या। एंड व्हाट अबाउट r? एज r इज गिवन 10 सेंटीमीटर, पॉजिटिव और निगेटिव? निगेटिव, क्योंकि ये सरफेस है, ऐसे है ऐसे, तो इसका सेंटर इस तरफ कहीं होगा, होगा ना। जब सेंटर इस तरफ होगा तो मुझे ऐसे जाना है, ऐसे ऐसे, और एनर्जी फ्लो उल्टा है, मतलब r विल बी टेकन एज -10 सेंटीमीटर। अब सब आया, फॉर्मूला रखा हुआ है, लगा दोगे? जहाँ डाउट है वहाँ बोलिए कि क्यों पॉजिटिव क्यों निगेटिव कैसे हो रहा है। आएगा, देखेंगे क्या किसी का डाउट था? हाँ देखना तो फिश को ही है ना।
हाँ तो हम किसको देखेंगे? फिश को ही देखेंगे, वो कह रहा हूँ मैं सुनो, मैं किसको देखूंगा? अब ऑब्जेक्ट का भी मैं तुमको बताता हूँ उपाय। जैसे मैं फिश को देखूंगा, तो सवाल है कि कैसे देखते हो तुम किसी चीज़ को? ट्यूब जला, ट्यूब के जलने से देखते हो या कुछ और होता होगा रास्ते में? ट्यूब जलाया पहले तो, सोर्स ऑफ लाइट इज़ देयर, लाइट तुमसे टकराएगी, टकरा के मेरी आँखों में आएगी और तब मैं उसको देखूंगा। और आँख कैसे देखता है, पढ़ चुके हैं, लेकिन आँख तक लाइट का आना जरूरी है। लाइट आई, तुमने पर्दा बंद कर लिया, देख लोगे क्या? नहीं देख पाओगे। समझो बात को, यानी कि लाइट टकरा के मेरी आँखों में आना जरूरी है। तो लाइट इधर आई होगी, ये आदमी फिश को देखेगा, मतलब लाइट कहीं से कहीं सोर्स रहा होगा। कमरे में मछली है और कमरा अंधेरा है, मछली देख लोगे? नहीं देखोगे। मतलब कि वो लाइट कमरे में थी, अब यहाँ पे ही कमरा है, यहाँ पे इतने सारे ट्यूब जल रहे हैं, इतना बिजली खर्चा करवा रहे हो, इतने सारे ट्यूब जल रहे हैं, ये ट्यूब की रोशनी आ रही है बोर्ड पे। अब बोर्ड से टकरा के कहाँ जा रही है? पड़ोसी के घर। कहाँ जा रही है? तुम्हारे आँखों में, तभी तुम इसको देख पा रहे हो। तो भाई ऑब्जेक्ट कौन होता है? जहाँ से रेज निकले। और हमको इस बात से मतलब नहीं है ना कि रेज कहाँ से आ रही है, हमको तो ये देखना है तो रेज मेरे लिए यहाँ से निकलेगी भाई। सोचो, मुझे इस रिमोट को देखना है तो मेरे लिए रेज रिमोट से निकल रही है। अलग बात है कि रिमोट पे लाइट आ रही होगी वहाँ से, तो उतना लंबा थोड़ी जाते हैं। हाथ में रोटी होता है, थोड़ी सोचते हो गेहूँ कैसे उपजता है, ऐसे नहीं। डायरेक्ट सोचिए कि मछली देखना है, मतलब भाई फाइनली लाइट मेरी आंखों में आनी चाहिए। और देखना मछली है तो मछली से निकल के आनी चाहिए, खाली ख़त्म। और जहाँ से लाइट आती है, इंसिडेंट रे यही तो हुआ। अरे एक लाइट थोड़ी ना आएगी, अरे बहुत सारी आएगी, बनाऊंगा 1 2 3 5 बहुत सारे निकालो, सबका कन्वर्जिंग तो मछली है। दैट्स वाई मछली इज कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंपली मीन्स कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे। ऐसे कुछ छोटे छोटे बच्चे इसको कह देते हैं सोर्स ऑफ इंसिडेंट रे। छोटे बच्चे, आप मत बोलना, समझने के लिए चलो एक बार ऐसे टाइम पास करने के लिए बोल दो कि जहाँ से रेज निकले उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। ऐसे ही एकदम सही बात नहीं है। अरे कितना चित्र बना रहे हो, ऐसे तो नहीं कि मेरे से सुंदर बना दोगे ज़्यादा नंबर मिलेगा। अब मेरे से क्या सुंदर बना पाओगे? ऐसे तो ड्राइंग में एक्सपर्ट हूँ मैं, मेरे से बेहतर ड्राइंग किसकी होगी? आम बनाने आता है तुम लोगों को? आम, तुम भी मेरे ही गुरु हो, आम बनाने नहीं आता। सबसे वीक पोर्शन जो है मेरा वो है ड्राइंग। और किसी की ड्राइंग मेरे से भी खराब, पहले मैं समझता था कि मेरी ड्राइंग खराब है, लेकिन जब से स्टूडेंट्स के बीच में रहा हूँ ना, तब से अपने आप पे प्राउड महसूस होता है। पहले मेरे मन में भ्रम था कि जो बायोलॉजी के बच्चे होते हैं ना उनकी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है, ये भ्रम था। सारे भ्रम दूर हो गए। ठीक है, चलो इतने टेंशन में क्यों हो? चलो एक बात बताता हूँ। 4-5 दिन पहले मैं अपने रूम में था, या नहीं शायद छत पे था, हाँ छत पे था, तो मैंने कहा कि भाई जामुन के फल आ गए हैं, सामने जामुन का पेड़ है, तो जामुन के फल आ गए। तो इसने कहा कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो मुझे लगा कि चलो इसने भी देखे होंगे जामुन के फल आ गए। तो मैंने उससे पूछा ऐसे ही, मुझे भाई स्टूडेंट है तो कॉन्फिडेंस तो मेरा होगा ना। मैंने पूछा कि कहाँ है जामुन का पेड़? तो कहती है मुझे पता है अपने कोचिंग के पास है। तो मुझे लगा कि सही में कोचिंग के पास ही है। तो ये पूरे कॉन्फिडेंस के साथ फिर इसका कहना ये था कि मेरे रूम के जो सामने है वो जामुन का पेड़ है। मुझे लगा अरे रूम के सामने कौन सा जामुन का पेड़? आप बोलिए कि उसमें फल भी आ गए। कॉन्फिडेंस देखिए, उसमें फल भी आ गए। जब मैं दिमाग लगा रहा यार अपने बगल में भी जामुन का पेड़ है, मुझे आज तक नहीं दिखा, सालों हो गए। भाई साहब वो नीम का पेड़ था, और नीम के पेड़ के जो उसमें आते हैं ना लाल, वो ऐसे छोटे छोटे, भाई साहब नीम और जामुन में अंतर ही नहीं पता कि अरे जामुन और नीम में अंतर तो पता होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस देखिए, बात ये नहीं कि आपको नहीं पता है, लेकिन नहीं पता होने के बाद जो वो कॉन्फिडेंस वाला जो चेहरा होता है, मैं पता है मेरे को, मतलब बताओ मत, ये है बात। तो तुमको तो पता होगा नीम एंड जामुन। एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ।
पिछले 2 साल पहले की बात है। सुबह का ही समय था, पोहा या ऑमलेट कुछ बन रहा होगा, पोहा या ऑमलेट कुछ बन रहा था। तो एक मेरे सर हैं, उनका बेटा यहाँ रहता था, जेईई की प्रिपरेशन करता था, तो रहता यहीं पे था। तो वो उसकी शिकायत हमेशा होती थी कि मैं उसको कुछ काम क्यों नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा उस पर बहुत था, तो मैं उसको कुछ काम बोलता ही नहीं था। इससे पहले कुछ तूफान वो मचा चुका था। तो मैंने उस दिन बोला, फिर बनाते बनाते मुझे ऐसा लगा कि सुबह का नाश्ता का समय था, मुझे लगा कि इसमें शायद धनिया की नीड थी, और छत पे मैंने धनिया लगा रखे थे, पॉट में धनिया की नीड थी। तो मैंने उसको बोला कि तू इधर ही रह, मैं आता हूँ लेके छत से। तो बोला कि नहीं नहीं मैं लाऊंगा ऐसे करके पूरा। अच्छा ये नहीं कि चूजा सा है, जेईई की तैयारी कर रहा है, 12th पास स्टूडेंट है ना, तो बोला कि धनिया मैं लाऊंगा छत से। फिर मुझे लगा धनिया, तो मुझे लगा कि कहीं वो उखाड़ देगा उसको। मैंने बोला देख थोड़ा सावधानी से लाना, कैंची ले जाओ, सीजर लेके गया और गया धनिया लेने। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ सॉस वॉस डाल के बढ़िया की रेडी होके थाली वाली सजा के कि आएगा तो फिर ऑमलेट में करके ऐसे करके खाएंगे। आया नहीं बहुत देर तक। अब उसके बाद से फिर वो बहुत बारीकी से और ऐसे मुट्ठी बंद करके लेके आया और रख दिया। बोला धो के रखना, मैंने कहा रख दे, धो के रखा। एज्यूम करो, जिसने एज्यूम कर लिया उसको प्राइज़ दूंगा, तुम एज्यूम करो वो छत से क्या लेके आया होगा। हाँ वो छत से तुलसी का पत्ता लेके आया, ये सोच के कि वो धनिया है। तुम मतलब मैं इस ऐसी हरकत कोई 19-20 साल का लड़का कर जाएगा, ये ताजुब की बात है, मतलब घोर आश्चर्य। मैंने सोचा कि बाप रे बाप, ये ऐसा जुल्म हो। तो अच्छा था कि तुलसी को वो उसमें डाल नहीं दिया, तो ऑमलेट में तुलसी, ये तो जीते जी मरवा देगा ये इंसान। तो मतलब कुछ लोग इससे भी महान है, ऐसा नहीं कि मतलब। और तू गेस कैसे कर लिया भाई? छत पे और क्या रहता है, सही बात है। तो अच्छा आप भी हैं? अरे यार, कोई आदमी धनिया ना पहचाने, चलो हो सकता है, हम लोग तो गांव के हैं तो हमारे लिए तो गधा ही है जो धनिया नहीं पहचाने। नाक दिया भगवान ने, है ना, और उसके बाद से अब तुलसी नहीं पहचाने, तुलसी नहीं पहचाने, मतलब कि बड़ा आश्चर्य है कि तुम मतलब एक तो तुम ऐसे परिवार में पैदा होते हो जहाँ बिना तुलसी के, मेरे ख्याल से कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ बिना तुलसी के पूजा पाठ ऐसा होता हो। कोई नहीं, तुलसी नहीं पहचाना कोई। अरे चलो 2-4 साल का बच्चा रहे तो चलता है, 20 साल में तुम तुलसी नहीं पहचान रहे हो। चलिए वैरायटी है अब आजकल। हाँ, तो ये जो अभी तक जो फंडा है, ये μ2/v माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, यहाँ पे v, u और r साइन के साथ तुम रखोगे। सही है बात? चलो छोटी छोटी बात इसमें ठीक है, हम समझ गए। मछली वाले क्वेश्चन का आंसर सबका आ रहा है? आंसर आ रहा है सबका? अरे भाई जैसे बताया था वैसे किए हो ना? हाँ ठीक है। अब चलिए, अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, मैं तुमसे एक वर्ड कह रहा था, अब लिखो उस सेंटेंस को, लिखो कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे। आगे अगला सेक्शन चलेगा, ये कहानी ख़त्म हो गई, इसी का आगे का पार्ट। अभी तो ये 4 दिन चलेगा, मछली वाला क्वेश्चन हो गया ना, अब इसके आगे लिखो नोट लगा के, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, converging incident rays virtual object and diverging incident ray real object, diverging incident ray real object, real object, real object, real object means diverging incident ray। यही मैं उस समय रॉड लिख रहा था, ये जो रॉड है लिखने का तरीका, रियल ऑब्जेक्ट, देखो R फॉर रियल, O फॉर ऑब्जेक्ट, ये D है डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, लिख लो तो R फॉर रियल, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड D फॉर डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, रियल ऑब्जेक्ट डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। याद करने के लिए इंसिडेंट रे डाइवर्जिंग हो तो ऑब्जेक्ट पक्का रियल होगा। कैसे होगा देखो, बचपन से देखते आए हैं हम तो। देखिए कि लाइट के बारे में सबसे पहले किस क्लास में पढ़ाते हैं, 6th में या 8th में?
6 में पढ़ाते हैं ना, तो चलो मोमबत्ती का फोटो किस में होता है? 6 में होता है ना ये। तो मोमबत्ती के फोटो में तुमने देखा होगा ये ऐसे या ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे जाता है। तो देखो यहाँ से लाइट फैल रही है कि नहीं? फैल रही है ना लाइट, डाइवर्जिंग है। मतलब ये कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे। मतलब ये ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट मीन्स डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे। अच्छा अब जरा समझना, अगर वर्चुअल हुआ तो, अगर नेचर कन्वर्जिंग का हुआ तो वर्चुअल होगा। वो उसका लिए एक सवाल करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक सवाल करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लिखो तो, कंसीडर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कंसीडर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ r equals to 10 सेंटीमीटर, r equals to 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। टकाक ऐसे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ। ला 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 ला। ए यार ध्यान कहाँ चला गया? चलिए ये ऐसा बनेगा क्या? ये लाइट ऐसे आएगी, ये लाइट ऐसे आएगी। दिख रहा है क्या कि लाइट हो गया? r बराबर 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर। फाइन, सही है। बड़ा 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 r बराबर 10 सेंटीमीटर। एक तरफ का म्यू 1 है, इधर का म्यू 1 है और इधर का म्यू है 1.5। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमेशा देखो रे ऑप्टिक्स में क्या करा करो, क्वेश्चन का कलर फिक्स कर लिया करो कि क्वेश्चन जब भी मैं ड्रॉ करूँगी तो एक मान लो ब्लैक कलर से किया और सॉल्यूशन का कलर अलग रखा, तो नहीं तो परेशान हो जाओ। 1 और 1.5 फाइन। अब वही कहानी है, हमसे पूछा गया कि बताओ इमेज कहाँ बनेगी। हमसे पूछा गया कि इमेज कहाँ बनेगी, इमेज कहाँ बनेगी। अब ज़रा सोचो, सबसे पहले जो चक्कर इस बात का है कि रेज जो इंसिडेंट लाइट जो आ रही है उसका नेचर बताओ, कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्ज करके अगर आता, कन्वर्ज करके आता तो टेंडेंसी यहाँ मिलने की थी, सही में नहीं मिलेगा, यहाँ से तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, लेकिन टेंडेंसी यहाँ पे थी तो ऑब्जेक्ट ऐसा है। अच्छा, और पढ़े लिखे लोग बता सकते हैं ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? वर्चुअल। तो ये ऑब्जेक्ट होगा वर्चुअल। अब देखो बात, कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो क्या? अच्छा अब ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ कि ऑब्जेक्ट यहाँ से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। अब आपको बनाना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसकी इमेज कहाँ बनेगी, ये आपको बताना है। इसकी इमेज कहाँ बनेगी? ईमानदारी से करो, कैलकुलेशन सही करके करो, जल्दी से करो। लड़ाई सिर्फ इसकी होती है, μ2 क्या रखनी है, μ1 तो अपने आप रखा जाता है। फिर बात आती है u क्या लूँगा, v तो मुझे निकालना ही होता है। उसके बाद r का साइन, ये डब्बा किसी ने भर लिया तो उसका काम बन जाता है। चलिए मेरे साथ साथ बताइए, μ2 क्या लूँ? μ2 1। सोचो, रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए, ये कोई मिरर थोड़ी कि टकरा के इधर लौट आएगा। हाँ, तो μ2 विल बी 1.5। रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जिस मीडियम में जाए, अगर ये मिरर होता तब टकरा के आता, ये तो ऐसा है बिल्कुल परत सा है।
टकरा के सीधा उस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, लाइट लौटेगी नहीं। सुनो एक बात तुमको बताऊं, आगे काम आएगा, सुना ध्यान से जो बोलने वाला हूँ। जो सरफेस एनर्जी को लौटा दे वही मिरर है। ये बात मिरर का डेफिनेशन है बहुत सुंदर, और इससे इतने सवाल बन जाते हैं। जो सरफेस एनर्जी लौटाए वो मिरर है, जो सरफेस एनर्जी लौटाए वो मिरर है। तो क्या मिरर वही होता है जो ग्लास का बना हो? नहीं, थाली में भी मुंह देख सकते हैं, प्रचार करते हैं ना विम बार, ऐसी जो थाली चमकाओ, है ना, मिरर है। जो सरफेस एनर्जी लौटा दे वो मिरर है, और जो नहीं लौटाए वो लेंस है। मतलब समझ रहे हो क्या? जो एनर्जी लौटा दे वो मिरर है। लेंस की का ये तो मैंने एक बात बता दी ऐसे समझने के लिए, लेकिन मिरर की बात बिल्कुल परफेक्ट है। लेंस में तो फिर दूसरा सरफेस भी लेके आएंगे, जोड़ेंगे। अभी लेंस बोलना बेकार बात है, उसको तुम क्या बोल सकते हो? जो नहीं लौटाए वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है बस। लेंस आएगा तो एक और रिफ्रैक्टिंग सरफेस आके ऐसे करके जोड़ना पड़ेगा। सोचो ऐसे जुड़ेगा तब लेंस होगा ना। तो लेंस अभी बोलना ठीक नहीं है। अभी क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व्ड सरफेस, लिखा हुआ है रिफ्रैक्शन, मतलब एनर्जी लौटेगी ही नहीं है। रिफ्रैक्शन में एनर्जी कभी नहीं लौटती। अच्छा अब जरा सोचो, तुमने देखा होगा या सुना भी होगा, तुमने सोचा होगा कि भाई जब कोई लेंस बनाते हैं तो लेंस का एक सरफेस पेंट कर देते हैं। सुना है ना कि लेंस का, जिसको बोलते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग करने का मतलब होता है पेंट कर देना, ऐसा नहीं कि चांदी का परत लगा दिया। सिल्वरिंग का मतलब होता है उसको पेंट कर दिया। पेंट करने से क्या होगा? अब जो एनर्जी थी पहले ट्रांसपेरेंट थी तो आर पार जा रही थी, अब क्या हो रहा है? अब वो टकरा के वापस आएगी तो वो सरफेस कैसे बिहेव करेगा? मिरर के जैसा। तो उसको भी पढ़ना है, सिल्वरिंग ऑफ लेंस के नाम से हेडिंग डालते हैं और उसको पढ़ते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पे ये जो सरफेस है ये तो ठीक है। अब मुझे बताओ μ1 के लिए तो चलो तुमने 1 लिखा, अब एनर्जी का फ्लो ऐसा होगा और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, ऑब्जर्वर यहाँ पे होगा। अब ऑब्जेक्ट तक पहुँचने के लिए ऐसे जाएगा, या U लिखाएगा तुम्हारा पॉजिटिव का 40, V तुमको चाहिए, R क्या लोगे? प्लस का 10। इतना करोगे तो बता दो V कितना आया? नहीं, प्लस का 20। V आएगा प्लस का 20। मुंह चोखा जैसे करने से थोड़ी आंसर बदल जाएगा। कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर मारूंगा झापड़, दिमाग लाल कर दूंगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ कर लोगे तो क्या बचेगा इसमें? साला जब जोड़ घटाव भी गड़बड़ हो जाए तो फिजिक्स की बात तो कब आती है? 5वीं के मैथ्स के बाद ना। अब एलसीएम लेना थोड़ी सिखाऊंगा यार, मेरे को खुद ही भूल गया मैं एलसीएम कैसे लेना सिखाते हैं। एक बार में कितना मुश्किलें फंस गया, तुम मेरा दर्द समझो। एक बच्चा आया महान, उसने मेरे से कहा कि सर 49 में 98 जोड़िए। सही में उसको नहीं आता था, राजस्थान का लड़का था, हिंदी मीडियम का था, नहीं आता था। उसका नाम मुझे ज़रूर याद है, जुंजाराम। अब जब उसने ये बात पूछी तो एक तो होता है नहीं आता है पूछना, तो लग जाता है ना, इतना तो अपने को अनुभव है। और उसको सही में जोड़ना नहीं आता था। मैंने उससे बोर्ड के नंबर पूछे, 12th पास लड़का था, उसने कहा 82%। मेरा तो दिमाग हिल गया। फिर मुझे भरोसा नहीं हुआ तो कहा कि सर मैं मार्कशीट दिखा दूंगा। तो पास पड़ोस उसके और भी बच्चे थे, छतराराम और ये सब, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही कह रहा सर 82 आया। मैं कहा साला महान है। उसका प्रॉब्लम क्या था? वो कहा कि भाई ये जो 49 में जो 98 98 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 9 और 8 17 होता है, तो 7 क्यों लिखते हैं, 17 क्यों नहीं लिखते? नहीं समझे? अरे मान लो मुझे जोड़ना है, कैसे जोड़ूंगा? 9 8 17 और 1 को इसमें ऐड करूंगा। वो कहा कि ये गलत होगा सर, ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे 9 8 17 लिखते हैं, इसको 9 और 4 13 लिखते हैं। मैं कहा भाई तो ऐसे क्यों जोड़ते हो आप कि 9 8 17 और 4 1 5 और 9 14? मैंने बोला कि वो तरीका कर। मैंने कहा देख एक काम कर, मैथ्स में उतना, अरे तुमको लगे कि इस सवाल के बाद मेरे पास हिम्मत है कि मैं कुछ पूछ सकूं? उसको तो भैया ऐसा ही उसका डाउट था, तो मैंने उसको उपाय बताया। मैंने कहा कि एक बार 49 तक तो तुमको डाउट ही नहीं, क्योंकि ये सवाल है। बचा 98 तो 98 उंगली पर काउंट कर लो इसे करके। मतलब तुम समझो इस तरह के महान लोग भी हिम्मत कर, अब मेडिकल की तैयारी कर रहा था और हिम्मत करके वो आया था मेडिकल की तैयारी करने, बन ही गया होगा कुछ ना कुछ। तो साला इस सवाल के बाद तो कोई जवाब ही नहीं बनता। तो भाई एलसीएम जोड़ घटाओ गुना भाग ये सब चीज़ तो आपको आना चाहिए और एक बार में सही होना चाहिए, एक बार में। ठीक है, प्लस का 20 एनी प्रॉब्लम आया तुम्हारा? आया प्लस का 20 आया? नहीं आया, बहुत शाबाश, शानदार।
चलिए अब मेरी बात समझिएगा, ये जो सिचुएशन बन के आ रहा है जहाँ पे v का u का सबका जब साइन अपन पुट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो v + 20 होने का मतलब क्या है? हाँ, अब देखना इसका डायग्राम कैसे दिखेगा इमेज वाली सिचुएशन। ये 40 तो ये था, तो ये लाइट ऐसे आ गई होगी और यहाँ पे मिली होगी और यहाँ कहीं इमेज बनी। इसका मतलब ये है लाइट गई ऐसे टकराई, तो ये फाइनल कंडीशन इसकी ये होगी जो अपने को बनाने आना चाहिए। अब देखो पूरा फिनोमेना वैलिड हो रहा है कि भाई लाइट आई बेंट हो गई, यहाँ से गई बेंट हो गई और ऐसे इमेज वहाँ बनाए। कहाँ पे? तो 20 पे। तो ये दूरी कितनी है? ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की है 20 सेंटीमीटर। सही है क्या? तो आपको ये सारी छोटी मोटी बातें हैं जो करनी आनी चाहिए। मिटा दूँ क्या? लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट ऑफ पावर में सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखो, μ2 बोल बोल के लिखो, μ2/b - μ1/u = μ2 - μ1/r। सही है? अच्छा, अब लड़ाई इसकी है, μ2 - μ1/r लड़ाई इसकी है। ये जो टर्म है μ2 - μ1/r मेरे साथ साथ लिखना, इसी को बोलते हैं पावर। बस ध्यान ये रखना है कि r अपने को लेना होता है मीटर में, मीटर में नहीं, मीटर में ही, मीटर ओनली। अब गलती हो जाती है, वो r देता है 10 सेंटीमीटर, तुम कितना लोगे? 0.1। वो देगा 20, तुम लोगे 0.2। अच्छा, अब इसी को समझने के लिए कुछ काम कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल है, उसमें तुमको पावर बताना है। एक सवाल है जिसमें पावर बताना है। इसको मिटाता हूँ। और जो बात बोली है उसको ध्यान रखना कि पावर किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। उसको एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अभी बोल दिया और तुमको मेरे पे भरोसा है, तुमने उसको समझ लिया, लेकिन इसको हम प्रूफ करेंगे अभी कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो एक सवाल है जिसमें ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है। अच्छा, पावर का मैंने एक मतलब बताया था तुमको, जब हम उधर पढ़ रहे थे तो पावर का एक मतलब बताया था। क्या बताया था? पावर का मतलब क्या होता है सही मायने में? एबिलिटी टू बेंड बताया था ना कि 25 सेंटीमीटर पे होते हैं तो ज़बरदस्त बेंडिंग होती है, तभी तो पावर बहुत ज़्यादा होता है। तो पावर का मतलब होता है एबिलिटी टू बेंड। अच्छा, और दूसरी बात समझना, पावर अगर एबिलिटी टू बेंड है, चलो ठीक है मान लिया, उसके बाद से पावर का पॉजिटिव या निगेटिव होने का भी एक मतलब बताया था मैंने कहा था कि जिसका पावर पॉजिटिव है उसका नेचर कन्वर्जिंग होगा। मैंने कहा था कि जो आदमी तुमको हमेशा बोले कि वाह बेटा शाबाश, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छा होगा तुम्हारा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ये वो, और कोटा बहुत अच्छी जगह है, देखो इतने यहाँ पे कितना पढ़ाई का माहौल है, यहाँ तुम आए हो, बहुत अच्छी जगह पे आए हो, है ना, और ये सब कुछ तुमको बोल बोल के तुमको मोटिवेट करे, तो तुमको लगेगा कि बड़ा पॉजिटिव आदमी है, जब भी इनके पास जाता हूँ बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वही तुमको बोले बाग साला, इधर तो जहाँ देखो यहाँ पे लोग लड़का लड़की घूम रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं, वो कर रहे, बेकार है। पहले कोटा, पहली वाली बात नहीं है कोटा में, पहले लोग बड़े हाँ भगवान हुआ करते थे, अब जो है ऐसे हो गए, ऐसे करते कुछ होते हैं ऐसे, कुछ बाबा कुछ अंकल लोग तुमको मिल जाएंगे, अरे बेटा पहले वाली बात नहीं है ना, तो तुम तो पहले के ही हो क्या बात कर ली तुमने।
कोटा जैसा पहले था वैसा ही है। अब क्या बच्चे बदल गए, अब तुम लोग हो गए हो जेंजाई, हो गए ना जेंजी, अब तुम लोग बदल गए हो, अब बच्चे बदल गए हैं, बाकी तो जगह तो वही है ना, जगह। अब बच्चे बदल गए, तुम्हारे शौक बदल गए, तुम्हारे शौक बदल गए, तुम्हारी नीड बदल गई, तो चीज़ें ऐसी आ गई। तो जैसा कोटा पहले था वैसा ही कोटा है। मैंने तो सब कुछ देख लिया ना, स्टूडेंट लाइफ भी देख ली, अभी की भी देख रहा हूँ। तो कोटा पहले भी अच्छा था, कोटा आज भी अच्छा है, कोटा बाद में भी अच्छा रहेगा। कोटा से बेहतर सुविधा, ये मैं कह रहा हूँ, जबकि कितनी जगह मैंने घूम के पढ़ा के सब कुछ करके देख लिया। कोटा से बेहतर रहने की सुविधा, जीने की सुविधा इतने बजट में भारत में तो नहीं है, विदेश का मुझे पता नहीं, भारत में तो कहीं नहीं है। एकदम चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ। जिस चीज़ को तुम बेकार मानते हो ना, अभी तुम यहाँ रहते हो, बोला मेस का खाना ये वो, साला एक बार तू बाहर जाकर देख, खा के देख मेस का खाना। दिल्ली वल्ली में जा, मेस का खाना खा के देख, तुम्हारी वाट लग जाएगी, उल्टी कर दोगे तो। क्या घटिया खाना खिलाते हैं। अब बच्चे वहाँ पढ़ते हैं ना दिल्ली में, CA की तैयारी करते हैं, उनकी लाइफ देख। कोटा में जिस तरह की फैसिलिटी तुमको दी जाती है, जिस तरह की फैसिलिटी और जिस लेवल, जिसके पास जितना पैसा है उसके अकॉर्डिंग कोटा में रहने की व्यवस्था है कि नहीं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, वॉट एवर यू वांट। बाकी जगह ऐसी बात नहीं है। तुम कभी, अब मैं शहर का नाम लूँगा, लोग मुझे कहेंगे बताओ शहर का से, लेकिन मैं बताऊँ उस पार्टिकुलर जगह में जब तुम जाओगे, वहाँ लोगों को, तुम बच्चे को तुम रहते हुए देखोगे ना, तो तुम जाओगे तो अरे भाई मेरे दोस्त भी तो रहते होंगे, तो मैं जब यहाँ से जाता होऊंगा तो हो सकता है एक बार 1-2 बार मिलने भी तो गया होऊंगा। भाई जिस तरीके से रहते हैं, उनकी आधी ज़िंदगी बर्तन धोने में, और एक छोटा सा रूम होता है, एक पंखा, वो भी पंखा ऐसा चूँ 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 करके चल रहा है। लोग ज़मीन पे लेटे हुए, बच्चों की लाइफ बता रहा हूँ, ज़मीन पे लेटे हुए होते हैं और इस तरीके से पढ़ते हैं। और जब क्लास में जाते हैं तो क्लास में ये लंबा सा क्लासरूम, ये गर्मी, ये बदबू, उसके बीच में पढ़ते हैं। तो जिस स्टाइल में तुमको कोटा में पढ़ा जाता है, ये AC तरह, दिस फैसिलिटी इज़ नॉट गिवन टू एवरीवन। और खाने पीने की जिस तरीके की सुविधा तुमको यहाँ पे है ना, आज नहीं, मैं तो तब की बात बता रहा हूँ। रात के 3 बजे भूख लगी, यू कैन कॉल, भैया बिरयानी है क्या? हाँ 3 बजे, 20 साल पहले भी था। मैं तो तुमको 10, 12, 15 साल की बात मैं बता रहा हूँ। 3 बजे भूख लगी, फैसिलिटी अवेलेबल है। सोच, अब आया तुम्हारा जोमेटो स्विगी जो गाँव पहुँच गया है। जो चीज़ तुमको चाहिए वो सारी फैसिलिटी यहाँ पे अभी भी है, पहले भी थी, हमेशा से। यू आर एट द बेस्ट प्लेस, इतने छोटी जगह में हर चीज़, और वो भी लग्जरी, जिसको, जो जीवन तुमको अभी लग रहा होगा कि हम ऐसे जकड़े हुए हैं ना, ये तुमको एहसास होगा जब तुम यहाँ से निकल जाओगे। जब निकल जाओगे तब तुमको पता चलेगा कि कोटा सबसे बेहतर प्लेस था, सही में बेहतर प्लेस है। अरे अब इतना इस तरह यहाँ पे हर चीज़ तुम्हारे एज के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है। कभी भी तुमको कुछ भी चाहिए उसको दुकान में जाओ। अच्छा कभी तुम गए हो किसी भी ऐसे बेकार सा दुकान में चले जाओ और उसको कोई ब्रांड बोलेगा कि नहीं इस कंपनी का सामान मेरे पास नहीं आता, वो बोलेगा ला दूँगा, कल तक चलेगा ऐसा। और जब तुम छोड़, अगर एक सिंपल सी बात बताता हूँ, तुमको अगर कोई पार्टिकुलर ब्रांड की चॉकलेट पसंद है, डेयरी मिल्क वगैरह इस तरीके से है ना, पसंद है, तुम सड़े हुए दुकान में भी जाओ, उसको बोलो डेयरी मिल्क सील चाहिए, वो दे देगा तुमको। लेकिन तुमको बता दूँ, और तुम दूसरे शहर में जाओगे तो वो सोचेगा यार ये बिकता ही नहीं है, कौन रखे ऐसे करके। एक छोटा सा एग्जांपल तुमको चॉकलेट का समझा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। यू आर लिविंग एट द बेस्ट प्लेस। अभी देखो तलवंडी में तुमको क्या नहीं मिलेगा, एक कदम लंबा करोगे तो हर चीज़ है। तो इसीलिए कह रहा हूँ। अब इसीलिए जब कोई कोटा को चूँ चूँ करे तो बोलने का कि कोटा इज़ द बेस्ट। इसका एहसास सबको होता है जब यहाँ से लोग जाते हैं तो आते। और कोटा ख़राब होता तो सबसे पहले मैं भाग जाता, मैं क्यों फालतू टेंशन लूँगा यार, मैं क्यों, कोटा ख़राब होता सही में सबसे पहले भागता हूँ। मैं अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मैं खुद से प्यार करता हूँ। दिस इज़ रियलिटी ऑफ माई लाइफ। अरे मैं हूँ तभी लोग हैं, आपको भी करना चाहिए, पहले मैं हूँ तभी तुम हो ना यार, तो पहले मैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आतंकवादी आएगा तो मैं तुमको छोड़ के भाग जाऊँगा, बट आई एम टेलिंग यू कि सबसे पहले मैं, उसके बाद बाकी दुनिया। चलिए अब आप बताओ, इसमें यहाँ से लाइट होगी और ये रहा तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट निकली और बहुत सही बात है। मान लो इस क्वेश्चन में एक डाटा भरते हैं, आर की वैल्यू चलो फिक्स ही कर लेते हैं। आर को हमने रखा 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर दूर रखा, मतलब ये दूरी जो है मेरे लिए ये है 50 सेंटीमीटर। दिस इज द 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज हियर रखा।
अब रही बात इसके म्यू की, तो एक तरफ 1 ले लीजिए और एक तरफ लीजिए 1.5। इतनी जानकारी इनफ है आपको ये बताने के लिए कि इमेज कहाँ बनेगी। जल्दी से बता दो इमेज कहाँ बनेगी, थोड़ा फास्ट बनाओ। इमेज कहाँ बनेगी जल्दी, विथ फास्टर कैलकुलेशन। फिफ्टी सेंटीमीटर आया, रख के देखो। आओ बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ μ2 कौन? 1.5। रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जहाँ जाए, तो ऐसे लाइट जाएगी ना यार, तभी तो इमेज कहीं ना कहीं बनाओगे। तो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जहाँ पे जाए, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट जहाँ पे जाए वही तुम्हारा μ2 होता है। तो μ1 कितना होगा? 1। अच्छा, ऑब्जेक्ट है, अच्छा एनर्जी फ्लो का डायरेक्शन पॉजिटिव, ऑब्जर्वर यहाँ ये ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए ऐसे जाएगा, तो u की वैल्यू लूँगा -50। r की वैल्यू, r इसका उस तरफ होगा मतलब +10। इतनी चीज़ निकालने के बाद मुझे v निकल के आ जाएगा। बताओ +50 पक्का? धन्यवाद। v प्लस का 50, अरे प्लस का मतलब एनर्जी की तरफ, प्लस का मतलब एनर्जी की तरफ, मतलब इमेज कहीं यहाँ बन रही होगी, इमेज कहीं यहाँ बन रही होगी। ये है इसकी इमेज, ये था ऑब्जेक्ट, ये है इसकी इमेज, ये है इसकी इमेज। रेज को कन्वर्ज कर दिया गया। तुम बोलो क्यों? अरे भाई यहाँ रेज का मन कैसा था? रेज का मन तो था ऐसे चलो, यहाँ मन था ऐसे चलो, किसी ने उसको कन्वर्ज कर दिया, तो जो कन्वर्ज करे उसका पावर पॉजिटिव होता है। तो इसका जो पावर होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि इसने रेज को कन्वर्ज किया है, रेज को कन्वर्ज किया है, इसलिए पावर पॉजिटिव। सारा खेल फोटो का ही होता है। रेज को कन्वर्ज किया, पावर पॉजिटिव, रेज को कन्वर्ज किया, पावर पॉजिटिव। अब अगली लड़ाई ये है कि पावर पॉजिटिव, चलो वो तो मान लिया, पॉजिटिव में कितना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पावर? तो पावर इज बेसिकली μ2 माइनस μ1 अपॉन r, r किस में? मीटर में। नाउ कीप द वैल्यू, μ2 you know that 1.5 minus μ1 1, r in meter 0.1। अच्छा, r in meter 0.1, then power is प्लस का 5 डायोप्टर, प्लस का 5 डायोप्टर, ये इसका पावर आया। और प्लस का पावर आने का मतलब कन्वर्जिंग नेचर का है। तो ये बात तुमको समझ में आनी चाहिए। खूब सारे सवाल हैं। ठीक है, लिखना बंद करो, फिर एक बात बताऊं। हो गया? तो पावर निकालने के लिए थोड़ी सी मेहनत हुई, हमको μ2 डिसाइड करना पड़ा, उसके कारण μ1 डिसाइड हुआ, फिर r को मीटर में रखे तो आंसर आया। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है, और वो शॉर्टकट से ही हम आगे प्रोसीड करेंगे ताकि काम जल्दी हो सके। देखो, ये शॉर्टकट थोड़ा सा किताब वगैरह में नहीं है, तो जो तुम्हारे ठीक ठाक टीचर होंगे वो कराते हैं, बाकी टीचर जो ज़्यादा ठीक ठाक होते हैं वो अपने तरीके से कराते हैं। आइए, ये सरफेस है, इसका कॉन्वेक्स पार्ट कौन है? इधर, इसका कॉन्वेक्स पार्ट ये है और ये है कॉन्केव पार्ट। अपना फोकस तो कॉन्वेक्स पे होगा भाई, एक कॉन्वेक्स है तो दूसरा कॉन्केव होगा। अब अभी वाले क्वेश्चन में बताना,
इधर का म्यू कितना था 1, तो इधर का म्यू था 1 और इधर का 1.5। कॉन्वेक्स का म्यू कम है, मतलब कॉन्वेक्स रेयर में है ना, कम म्यू मतलब रेयर में होना, तो इसको बोलते हैं रेयर और ये कहलाता है डेंसर। तुम तो सारा फोकस इस पे रखना। अगर कॉन्वेक्स पार्ट रेयर में है तो पावर हमेशा पॉजिटिव होगा, ख़त्म। कॉन्वेक्स हमेशा, इसीलिए मैंने कहा एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने ये कहा कि जो कॉन्वेक्स पार्ट है वो कॉन्वेक्स पार्ट रेयर में होगा, रेयर मतलब कम म्यू का, तो उसका पावर पक्का पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स वाला पार्ट का म्यू अगर कम हो तो पावर पॉजिटिव होगा। इसको 1 करोड़ बार अगर बोलना पड़े तो बोल के और इसको याद रखना है। भाई प्रूफ तो कर ही लिया था, तो इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखेंगे, इससे कैलकुलेशन बहुत तेज होगा कि कॉन्वेक्स पार्ट अगर रेयर है तो पावर पॉजिटिव होगा। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब लड़ाई इस बात की है ही नहीं कि मैं किस में से किसको घटाऊं, क्योंकि 5 में से 3 घटे या 3 में से 5 घटे, मैग्नीट्यूड तो 2 ही होना है। तो साइन तो हम इस बात से पता करेंगे कि कॉन्वेक्स पार्ट रेयर है कि डेंसर में है। सुनना मेरी बात, पावर फाइंड करने का तरीका, पावर में कितने बात होगी, 2 बात होगी। एक तो पावर का साइन होगा और एक उस पावर की वैल्यू होगी, जैसे +5 डायोप्टर, प्लस साइन 5 इज़ द वैल्यू। तो पहले तो तुम साइन डिसाइड कर लो, कैसे, ऐसे। और रही बात वैल्यू की, तो वैल्यू के लिए कोई टेंशन नहीं, डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर, यही हमने यहाँ कहीं लिखा था, ये रहा, डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर। तो पावर निकालने के लिए पहले क्या निकालोगे, साइन, पहले साइन। जैसे तुमने देखा होगा पोटेंशियल डिफरेंस, अभी जिनको नहीं पढ़ा है उनको पढ़ाऊंगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते थे तो सबसे पहले मैं साइन डिसाइड करता था कि साइन वाले में ना पहले साइन से, स्लोप निकालता हूँ पहले साइन डिसाइड करता हूँ। स्लोप का साइन कैसे डिसाइड होता है, एंगल से, एंगल 90 से ज़्यादा है तो पक्का निगेटिव होगा। भाई निगेटिव है तो लिख लेते हैं, बाद में रही बात tan थीटा की निकाल लेंगे वहाँ से। तो पावर में पहले साइन डिसाइड करो, साइन का शॉर्टकट, कॉन्वेक्स पार्ट रेयर में है तो पावर पॉजिटिव होगा, सही है बात। अब बाद में वैल्यू, वैल्यू के लिए डिफरेंस इन म्यू अपॉन आर इन मीटर, इतना क्लियर है। अब चलो इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, मिटाऊं क्या, कॉन्वेक्स पार्ट रेयर है पावर पॉजिटिव होगा, कॉन्वेक्स पार्ट रेयर है पावर पॉजिटिव होगा। 2-4 एग्जाम्पल बोलता हूँ, देखना। ये 1.6, ये 1.2, R बराबर 20 सेंटीमीटर, R बराबर 20 सेंटीमीटर, पावर बताओ। वैल्यू भी तो होगी। चलो चलो ठीक है, जैसे तुम बोलो वैसे निकालता हूँ। पहले तुमने साइन बताया, कॉन्वेक्स पार्ट डेंसर में है तो पावर निगेटिव होगा, सही है। रही बात वैल्यू की, तो डिफरेंस इन म्यू, हाँ अब डिफरेंस इन म्यू तो कितना, 4, ठीक है, डिफरेंस इन म्यू। अच्छा डिफरेंस कोई बोले तो किसी में से किसी को घटाओ, तो क्यों ना बड़े में से छोटा घटा दे, क्योंकि साइन तो आ ही चुका है। तो डिफरेंस इन म्यू, तो 1.6 में इसको घटाया कितना आया, 0.4 अपॉन आर इन मीटर 0.2, 0.2 कट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 2 डायोप्टर बचा। क्या माइनस मतलब सरफेस का नेचर कैसा, डाइवर्जिंग, सरफेस डाइवर्जिंग नेचर का है, डाइवर्जिंग नेचर। तुम सोचो कितने सवाल सॉल्व हो जाएंगे, नेचर ऑफ सरफेस पूछेंगे वो तुमसे। तो नेचर ऑफ सरफेस डिसाइड कौन करता है, पावर कैसा है, पावर से डिसाइड होगा नेचर ऑफ सरफेस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग। पावर पॉजिटिव, नेचर कन्वर्जिंग। जिसका पावर ही निगेटिव है, जो निगेटिव बात करता है, बकवास करता है, हमेशा ऐसा दोस्त जो हमेशा डिप्रेशन में रहता है, एक वो कौन सा वर्ड है ये, डिप्रेशन, डिप्रेशन में रहता है, हमेशा निगेटिव बात करेगा, मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, पता नहीं तू कैसे पढ़ती है, तेरे कैसे आ जाते हैं। अब मम्मियाँ भी होती हैं कुछ,
उनसे दूरी बनाइए, उनको दूर से प्रणाम कीजिए। जो मम्मियाँ डिप्रेशन में रहती हैं, बात करती हैं, अपनी मम्मियों को भी उनकी संगति से बचाओ। ये आपका दायित्व बनता है कि सेव योर मॉम। एक टी शर्ट खरीदो, सेव माई मॉम, लीव माई मॉम, ऐसे करके। अरे यार, मतलब उनको, वो तुमने देखा नहीं, मैंने तो देखा नहीं, जैसे 4-5 मम्मियाँ मिलेंगी, उनमें बातें होंगी बच्चों के रिलेटेड। और जिस मम्मी के बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, वो मम्मी अपने आप को बॉस समझती हैं, है ना। और उसके बाद से किसी कमज़ोर बच्चे की मम्मी को कमज़ोर समझ के उनको समझाएंगी, फिर वो बेचारी मम्मी टेंशन में आ जाएंगी, फिर वो मेरे को फ़ोन करेंगी, फिर बताए ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे, ऐसे ऐसे करके। अब मैं मम्मी पढ़ाऊँ या बेटी पढ़ाऊँ, समस्या है। तो ऐसा होता है। तो वो कौन है? निगेटिव पावर देने वाले, हमेशा निगेटिव बातें करेंगे, हमेशा। वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। निगेटिव लोग कभी संतुष्ट नहीं होते, हमेशा डाइवर्ट रहते हैं। अब पॉजिटिव आदमी हमेशा खुश रहता है। तो जो कन्वर्स करे वो पॉजिटिव है, और जो डेविएट करे, डाइवर्ट करे, वो निगेटिव है। चलिए, अब इसमें जैसे अगर वो बात अगर हम प्रूफ कर लें कि पावर सरफेस की प्रॉपर्टी है, ये डायरेक्शन ऑफ लाइट पे डिपेंड नहीं करता, तो उसके लिए एक सवाल करते हैं, एक क्या 2 सवाल करते हैं। तुम एक वर्टिकल लाइन खींचना, और एक ही सवाल में बस डायरेक्शन ऑफ लाइट बदल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ लाइट बदल लेंगे, और तुम खुद से करना। एक फ्रेश पेज पे चलो, फ्रेश पेज पे चलो, और वहाँ हेडिंग डाल दो, प्रूव दैट पावर डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। प्रूव दैट पावर डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो ऐसे बना लो, यहाँ ले लो 1.2, ये 1.6, ये 1.2, ये 1.6, ये ऐसा। अब रेडियस चाहिए होगा, रेडियस ले लो इसका 40 सेंटीमीटर, इसका भी रेडियस ले लो 40 सेंटीमीटर, दोनों एक जैसा है। अब प्रॉब्लम किस बात सी है? डायरेक्शन पे। तो मान लो इसमें लाइट ऐसे जा रही है, और इस वाले में लाइट ऐसी जा रही है। सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुनो। लाइट के डायरेक्शन के कारण क्या डिसाइड होता है? लाइट के डायरेक्शन के कारण, आँख फोड़ दूंगा, लाइट के डायरेक्शन के कारण दिखाई देता है μ1 μ2 कौन है ना। जब लाइट के डायरेक्शन से μ1 μ2 डिसाइड होता है, तो बताओ यहाँ पे, अच्छा पहले क्या डिसाइड करना चाहिए? μ2। तो बताओ यहाँ μ2 कौन है? 1.6, और यहाँ μ2 कौन है? 1.2। अब खुद से करो, दोनों केस में पावर निकालो, दोनों केस में पावर निकालो। एक में प्लस एक में माइनस, ठीक से करो ना, मन से। एक में प्लस एक में माइनस आ जाएगा तो प्रूफ कहाँ से होगा? वो मन से करो, मन से। अच्छा, मैंने वही है, मैं भी समझ रहा हूँ। आर का साइन, हाँ आर का साइन नहीं रखोगे। आइए, μ2 1.6, it means μ1 is 1.2 and here μ1 is 1.6. now अब कौन बचा? आर बताओ। आर इसका भी इधर होगा, इसका भी इधर होगा। इसके आर के लिए इधर जाना है, मतलब प्लस का कितना भैया? 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर प्लस में, है ना।
अच्छा इसका आर देखो इधर जाना पड़ेगा, लेकिन इधर का पॉजिटिव है, एनर्जी फ्लो की तरफ पॉजिटिव होता है, तो इस केस में आर निगेटिव लिया जाएगा। निगेटिव का 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। अब बताओ, अब यहाँ पे μ2 माइनस μ1 करते हैं ना फार्मूले वाले लोग, हम भी कर लेते हैं। 1.6 माइनस 1.2 अपॉन 0.4 क्या बनेगा? प्लस का 1, प्लस माइनस बोलना जरूरी है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पावर। हाँ यहाँ पे भी μ2 मतलब 1.2 माइनस 1.6 अपॉन माइनस ऑफ 0.4, नाउ इट बिकम प्लस ऑफ 1। तो दोनों केस में +1 डायोप्टर पावर आया है। अंतर तो हमने बस इतना किया था कि एनर्जी का डायरेक्शन बदला था। सोचो, सोच, एनर्जी का डायरेक्शन बदलने से भी पावर की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब जो बात मैंने कही थी वो सही है। डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो पर पावर डिपेंड नहीं करता। पावर किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। और फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है? सोर्स की। चलिए ठीक है, तो बस आज इतना ही, बाकी काम अगली क्लास में। आज का काम ये है कि आप फार्मूले वगैरह जो यहाँ पे आए हैं, जो बातें हुई है, उसको आराम से सुनिए, समझिए, तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको बंद कर दीजिए, हो जाएगा।